Jai Hind everyone, this is me, Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. Here I am again with a new topic of class 9th history chapter 3rd, and the topic of today's discussion is political radicalism. आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री का चैप्टर 3rd का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और नया टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल रेडिकलिज्म, है ना. In the previous video, we have studied about Treaty of Versailles, birth of Weimar Republic, effect of war, etc. है ना. पिछले वीडियो में हमने अब तक जितने भी वीडियोस देखे उसमें हमने ये पढ़ा क्या है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, क्या है वेइमार रिपब्लिक, क्या इसका रोल था या फिर युद्ध के इफ़ेक्ट क्या हुए वॉर के. वी हैड सीन दैट पीपल सफर्ड इन एंटायर यूरोप फाइनेंशियली एंड सोशली. सोल्जर्स वेर प्लेस्ड अबव द सिविलियन, वॉर प्रोपेगेंडा हैड बीन एनकरेज्ड, है ना. ये सारी चीज़ें हमने देखी कैसे पूरे यूरोप में लोग आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ापन, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स झेल रहे थे. साथ में जो सोल्जर्स थे दे वेर गेटिंग मोर रिस्पेक्ट इन कंपेरिजन टू द ऑर्डिनरी पीपल. मतलब अगर आप सोल्जर हो तो ये सोल्जर्स होना बड़ी अच्छी बात है, आप रिस्पेक्ट लोगों से सोसाइटी में पा रहे हो, और ऑर्डिनरी पीपल को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था. सोल्जर्स को सबसे ऊपर रखा जा रहा था, है ना. और जितने भी वॉर प्रोपेगेंडा थे, जितनी भी वॉर से रिलेटेड स्ट्रेटजीज थी, उनको एनकरेज किया जा रहा था. नाउ वील अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ जर्मनी विद द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इश्यूज. अब हम ये समझेंगे कि जर्मनी की उन दिनों क्या स्थिति थी और किस परिप्रेक्ष्य में, किस कंटेक्स्ट में उसकी राजनीतिक स्थिति क्या थी और इकोनॉमिकल इश्यूज कौन कौन से आर्थिक मुद्दे थे वहाँ पे. In this video, we'll discuss about the political situation of Germany, the changes that came in political condition that is known as political radicalism. आप सोच रहे हो ना टॉपिक का नाम है political radicalism, तो ये है क्या, है ना. मतलब वो चेंजेस जो जर्मनी में राजनीतिक रूप से आए उन दिनों, उसको पॉलिटिकल रेडिकलिज्म कहते हैं. देखिए, रेडिकल मीन्स क्या होता है, दोज हु वांट सडन चेंज, वो जो अचानक से चीज़ों को बदल देना चाहते हों, सब कुछ एकदम से चेंज कर देना चाहते हों, दैट इज़ नोन एज रेडिकल. तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था? पॉलिटिकल रेडिकलिज्म मतलब जर्मनी की राजनीतिक स्थिति में बिल्कुल से परिवर्तन, सडन चेंजेस ला देना. एट दैट टाइम जर्मनी ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव पॉलिटिकल रेडिकलिज्म. जर्मनी के लोग बिल्कुल फडअप हो चुके थे, वो वेइमार रिपब्लिक को डिसलाइक कर रहे थे, तो वो भी चाहते थे कि अब शासन जो है वो वेइमार रिपब्लिक के हाथों से निकलकर किसी और के हाथ में आए. सो लेट्स डिस्कस दिस. लुक हियर, वेइमार रिपब्लिक वर्सेस स्पार्टैसिस्ट लीग. यहाँ पे एक कंपैरेटिवली हम अध्ययन करेंगे क्या है वेइमार रिपब्लिक. ये तो मैंने आपको बताया था. स्पार्टैसिस्ट लीग का क्या अप्रोच था ये भी आप देखो. Group on pattern of Bolshevik revolution in Russia, demanding Soviet style of governance, later founded Communist Party of Germany. देखो, वेइमार रिपब्लिक क्या था ये तो हमने अच्छे से बताया, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूं. वी हैड सीन दैट वेइमार रिपब्लिक वॉज नॉट लाइक बाय जर्मन्स, दिट इज़ लाइक दिस एंड वांटेड टू ब्रिंग अ चेंज. वेइमार रिपब्लिक से तो लोग एकदम उब चुके थे क्योंकि वेइमार रिपब्लिक ने हार्श ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को साइन किया था, जिसके कारण जर्मनी को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरीके से प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी. तो लोग क्या थे, लोग ये चाहते थे कि वो दूसरा ऑप्शन उनको मिले और वेइमार रिपब्लिक को रिप्लेस कर सकें. The people there search another alternative of this republic and that is named as a Spartacist League. तो वेइमार रिपब्लिक के अल्टरनेट के रूप में उन्होंने दूसरा ऑप्शन खोज निकाला और वो था स्पार्टैसिस्ट लीग. एक्चुअली दिस इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. स्पार्टैसिस्ट लीग जो थी वो एक राजनीतिक संगठन था. इट वॉज अ ग्रुप ऑन द पैटर्न ऑफ बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया, है ना. जैसे रशिया में आप रशियन रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था ना, बोल्शेविक पार्टी जो है वो रेवोल्यूशन लेके आती है, उसी तरीके से लोग जर्मनी में भी चेंजेस चाह रहे थे और बोल्शेविक पार्टी की तर्ज पे उन्होंने स्पार्टैसिस्ट लीग को ऑर्गेनाइज किया. एज वी सॉ इन रशियन रेवोल्यूशन दैट व्लादिमीर लेनिन फॉर्म द बोल्शेविक पार्टी इन रशिया which became powerful, and after that communist style of government formed in Russia, in which everything was in control of the people. At the same pattern in Germany, Spartacist League was framed. जैसे बोल्शेविक पार्टी आती है रशिया में और सब कुछ अपने हाथों में ले लेती है और सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को फ्रेम करती है लेनिन के नेतृत्व में, ठीक उसी तरीके से जर्मनी के लोगों को भी एक्सपेक्टेशन थी स्पार्टैसिस्ट लीग से, इसीलिए उन्होंने इसको फ्रेम किया. This league demanded the Soviet style of government in Germany. This was all about the political situation of Germany.
ये पूरी स्थिति थी जर्मनी की, पॉलिटिकल कंडीशन थी उस समय। ठीक है, अब थोड़ा सा और भी चीज़ें देख लेते हैं। लुक एट दिस पॉइंट, वेमार रिपब्लिक अपोज्ड दिस। देखिए, एट दैट टाइम वेमार रिपब्लिक वॉज इन पावर, सो इट क्रस्ड द अपराइजिंग ऑफ डिमांड ऑफ स्पार्टसिस्ट लीग विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। जाहिर सी बात है, वेमार रिपब्लिक जब सत्ता में है तो वो इतनी आसानी से तो अपने हाथ से चीज़ों को जाने नहीं देगी। उसने क्या किया, उसने पूरी कोशिश की कि लोगों की जो स्पार्टसिस्ट लीग की डिमांड है उसको वो क्रश कर सके, है ना। और कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्री कॉप्स। अब फ्री कॉप्स क्या होता है? फ्री कॉप्स मीन्स वॉर वेटरन्स। वॉर वेटरन्स क्या मतलब? वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जो बचे हुए सैनिक थे, है ना, जो वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर भी थे, उनकी हेल्प से उसने क्रश करने की कोशिश की लोगों के स्पार्टसिस्ट लीग के फ्रेम करने की डिमांड को। With the help of this, with the help of these war veterans, Weimar Republic suppressed or crushed the action of Spartacist League. उसने Spartacist League के बहुत सारे एक्शंस को, नीतियों को, स्ट्रेटजीज को कुचलने की कोशिश की। In this way, there was conflict between Weimar Republic and Spartacist League. इस तरीके से हमने देखा कि वेमार रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग दोनों में क्लैश चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। यहाँ है ना, क्लैश बिटवीन डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट। देखो, देयर वॉज अ क्लैश बिटवीन बोथ बिकॉज वेमार रिपब्लिक वांटेड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्यों दोनों में संघर्ष था? दोनों के अप्रोच अलग थे। वेमार रिपब्लिक जो थी वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में यकीन रखती थी, एंड स्पार्टसिस्ट लीग वांटेड कम्युनिस्ट और सोवियत स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। स्पार्टसिस्ट लीग क्या थी? वो जैसे रशिया में सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट थी या कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उस स्टाइल पर गवर्नमेंट लाना चाहती थी जर्मनी में। तो इन दिस वे, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट इन जर्मनी, द कंडीशन और कह सकते हैं द सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल रेडिकलिज्म डेवलप्ड। और इस तरीके से जर्मनी में पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की कंडीशन जो है वो आती है। नाउ लुक एट द लास्ट पॉइंट, हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस irreconcilable conflict prevailing in Germany at that time. देखिए, irreconcilable मीन्स क्या होता है? जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो ही ना पाए, है ना। और जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट था वेमार रिपब्लिक और स्पार्टसिस्ट लीग में, वहाँ भी यही संभावनाएं दिख रही थी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस ही नहीं दिख रहे थे। हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ इन पावर। हिटलर ने इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए खुद को धीरे धीरे पावर में अपने आप को मजबूत करना शुरू किया और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश शुरू कर दी। वील डीपली स्टडी द राइज ऑफ हिटलर। कैसे उसने किया, अपने आप को कैसे इस्टेब्लिश किया, ये हम एक टॉपिक में, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, राइज ऑफ हिटलर, है ना। बट इन दिस वीडियो वी हैड सीन द पॉलिटिकल स्फेयर एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द इकोनॉमिकल स्फेयर। इस वीडियो में हमने पॉलिटिकल रेडिकलिज्म की बात की है, अगले वीडियो में हम इकोनॉमिकल स्फेयर क्या था जर्मनी का, क्या कंडीशन थी, क्या चेंजेस आए, है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ जर्मनी। सो टिल देन, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.